तो आज था हमारा स्कूल लाइफ का आखिरी पेपर, इंग्लिश बोर्ड्स क्लास 12th एंड दिस जर्नी इज़ एंडेड। पेपर रिव्यू पे आने से पहले मैं अपनी प्रिपरेशन का स्टेटस देना चाहता था कि मैंने इंग्लिश में क्या क्या किया था। बेसिकली ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया एंड आई डिडंट स्टडीड एंड मतलब मैंने एक रात पहले बस सबकी समरीज़ पढ़ी एंड द मोस्ट आई कुड डू इज़ मैंने सब समरीज़ पढ़ दी एंड मैंने कोशिश करी कि मैं सबके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी पढ़ पाऊँ एंड मैं बस यूँ ही पेपर देने फिर चला गया था। इसके बाद में मैंने एक रात में प्रिपेयर किया है, लगभग 8-9 घंटे के आसपास में। तो मेरी पहली स्ट्रेटजी जो मैं डियर सर से देख कर गया था वो यही थी कि स्टार्ट विथ राइटिंग सेक्शन, देन लिटरेचर एंड उसके बाद में तुम्हारा रीडिंग पार्ट। तो अब उससे ही चालू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपना क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब मैंने इसमें यही वाला कर दिया था बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी, बड़ा सिंपल सा था ये, ठीक है। मैंने कर दिया था, शायद फॉर्मेट में थोड़ी गड़बड़ आ जाए क्योंकि मैंने जैसे पहले इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर नोटिस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दी, और फिर डेट लगा दी, फिर एक लाइन छोड़ दी। मतलब शायद लाइन छोड़ने की वजह से मेरी गड़बड़ हो सकती है। फिर ये वाला तो बहुत ज़्यादा वो था, इसलिए मैंने इसको किया नहीं था, मैंने वो पहला वाला ऑप्शन ले लिया था। अब इसमें फॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई में मैं हमेशा फॉर्मल इनविटेशन लेता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल लेटर लिखना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग एंड रिप्लाई। मतलब वो इनफॉर्मल होता है लेकिन स्टिल मैंने फॉर्मल लेटर लिखना ज़्यादा प्रेफर किया। गड़बड़ इसमें बस यही हुई थी कि मैंने सेंडर्स एड्रेस की जगह रिसीवर एड्रेस लिख दिया था, तो उसको पूरे को काटना पड़ा और फिर उसके बाद में जाकर अटैच करके लिखना पड़ा, तो मे बी उधर गलती हो सकती है। तीसरा है अपने पास में लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन। मैंने हमेशा जॉब एप्लीकेशन को अवॉइड किया है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये। लेटर टू एडिटर वॉज फाइन एंड मैंने लिख दिया था ये। वन मिस्टेक दैट हैपेंड विथ मी इन नोटिस वॉज कि मैंने इसके अंदर मतलब शायद 47 या 48 वर्ड्स ही लिखे थे, तो मतलब गड़बड़ हो सकती है उस चीज़ से। इसके बाद में आ जाते हैं हम हमारे आर्टिकल पे। तो मैंने इसमें ऊपर वाला आर्टिकल ही लिखा था, मेरे को रिपोर्ट राइटिंग पसंद नहीं है। आर्टिकल मुझे बड़े मज़े आते हैं, मैंने स्कूल के लिए भी लिख रखे हैं। तो आर्टिकल राइटिंग मैंने यहाँ पे लिखी थी, ऑलमोस्ट हर पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश करी, ये भी अच्छी तरीके से मेरा लिख दिया गया था। बात आ जाते हैं लिटरेचर पे। तो मैंने ऑब्वियसली मतलब मैं जब पढ़ रहा था ये सब कुछ, मेरे को लग रहा था कीपिंग क्वाइट एक बहुत मतलब टफ़ है, ठीक है, और रोड साइड स्टैंड बहुत ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिवली टू दिस। बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड टू अटेम्प्ट द पेपर, मुझे लगा कि भाई कीपिंग क्वाइट इज़ फार बेटर देन दैट रोड साइड स्टैंड। मैंने पहले तो मैंने इनिशियल मेरा यही था, जब मैंने पहले बार देखा था कि भाई इधर रोड साइड स्टैंड है तो अपन उसको कर रहे हैं। बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड टू अटेम्प्ट, मेरे को पता चल गया था कि भाई ये वाला सिग्निफिकेंटली बेटर है एंड सो दैट मैं इसके लिए ही गया था। दिक्कत इसमें इतनी कुछ आई नहीं थी, ये सब अच्छा ही गया था मेरा। फिर इसके बाद में आ जाता है अपना प्रोज़। प्रोज़ में एक तो था हमारा मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड और एक था हमारा ये डेरी और मिस्टर लैम का। अब मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड में मैं चाहता तो जा सकता था, लेकिन ये वाला जो लॉन्ग हेयर वाला पार्ट है ना, ये मेरे को आता नहीं था, ठीक है। मैंने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा था अच्छे से। ये वाली स्टोरी मुझे अच्छी लग रही थी बिकॉज क्योंकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा रिलेट किया, मैं भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुआ करता था अबाउट हाउ आई लुक एंड ऑल। मेरे को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी एंड बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने इसी स्टोरी के साथ में कंटिन्यू किया क्योंकि मेरे को ये समझ में भी बहुत अच्छे से आ गई थी, इसलिए इसके भी आंसर्स वगैरह अच्छे थे। फिर आते हैं हमारे पोइट्स एंड पैनकेक्स में और हमारे इधर रैट ट्रैप में। इसमें मुझे रैट ट्रैप ज़्यादा आसान लगा पोइट्स एंड पैनकेक से, बिकॉज मैंने वो चैप्टर मतलब अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उसमें यार वो मतलब समझने वाली चीज़ होती है, ठीक है। जि इस सब्जेक्ट में, लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स में तुम्हारे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक चैप्टर को, एंड वही मेरा वर्क कर रहा था। तो रैट ट्रैप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा समझने में, बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ऐसा लगा कि ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है व्हेन यू लुक इन रियल लाइफ। तो मैंने रैट ट्रैप बहुत आसानी से समझ में आया था, तो मैं इसी के पास में गया था। अब आ जाते हैं हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन। तो यहाँ से मेरी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी स्टार्ट होती हैं। मैंने जब पहली बार में पढ़े थे, मेरे को इतना तो मैं इंश्योर था कि मैं इंडिगो वाला कर लूँगा। मैं डीप वाटर वाले के लिए श्योर नहीं था, मतलब मैं पहले श्योर किन के लिए था वो बताता हूँ। मैं इंडिगो के लिए श्योर था, मैं लास्ट लेसन के लिए श्योर था, और मैं आंट जेनिफर टाइगर के लिए श्योर था। बाकी ये 3 में आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, ठीक है। बट मैंने जैसे जैसे फिगर आउट किया, मैंने डीप वाटर भी निकाल लिया कि भाई चलो फिगर इसको कर लेंगे अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब बचे ये दोनों में। अब पोइट्स एंड क्या पैनकेक्स बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद था नहीं, इसलिए मैंने इंटरव्यू पे गया। और इसमें मेरा ये आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें लिखा था कि उसमें कैसे वो अपने एक पैसिव वॉइस यूज़ करता है वाइल राइटिंग इट, दैट लीव्स द जर्नलिस्ट्स पजल्ड एंड द पब्लिशर्स। और फिर मैंने उसके इंटरसिटीज़ उन जो भी होता है वो नाम मेरे को नहीं पता वो लिखा था। इस वाले में विस्तास वाले में टाइगर किंग वाला बहुत ज़्यादा मेरे को हार्ड लगा था, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर मैंने मतलब पता नहीं था वैसे तो ये लाइक बीइंग वेरी रियल। अब मेरे को एस्ट्रोलॉजर दिखा ना यहाँ पे, तो मेरे को अभी माइंड में क्लिक हुआ ये, वरना मेरे को कोई कोर्टियर वगैरह दिख रहा था उस टाइम पे तो मैंने नहीं किया था। मैंने ये दोनों ऊपर वाले किए थे एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वाला भी आसान सही था, ये वाला भी आसान सही था। टाइगर किंग वाला कंपैरेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता था इसके। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं गोइंग फेजेस एंड इस वाले में। अब मदर एट 66 और थिंग ऑफ ब्यूटी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता था, इसलिए मैं गोइंग प्लेसेस एंड लॉस्ट स्प्रिंग में गया, क्योंकि ये पोम है, पोम में बहुत ज़्यादा इलेबरेट करके लिखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वर्ड्स होते हैं। लेकिन गोइंग प्लेसेस और मुकेश वाले में बहुत ज़्यादा आसान थी एंड मैंने ये कर लिया था, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे टाइम में मेरा हो गया था एंड मैंने इसमें बहुत अच्छा खासा भी लिखा है। फिर आ जाते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सपेंडिशन एंड इनमें। मैंने इसमें ऊपर वाले के बजाय मैंने पर्ल यार क्या हो रहा है मेरे को आज, मैंने पर्लस बग के बारे में लिख दिया था एंड मैंने इसमें 5 बड़े बड़े पॉइंट्स मेंशन करे थे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा था मैंने, लाइक द बेस्ट वन आई हैव रिटन इन दिस ओवरऑल पेपर। अब मैं अपने टाइम लिमिट भी बता देता हूँ। मैंने जो हमारा राइटिंग सेक्शन था वो मेरा लगभग 50 मिनट के आसपास कंप्लीट हुआ था। मुझे लगभग 50 से 55 मिनट लग गए थे सिर्फ अपना राइटिंग सेक्शन से निकलते निकलते। लेकिन फिर मैंने लिटरेचर बहुत स्पीड में करी। जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैं 40 मिनट में अपना राइटिंग सेक्शन निपटाऊँ, 1 घंटे 20 मिनट में अपना लिटरेचर, और बाकी के बचे 1 घंटे में अपना जो अपना रीडिंग सेक्शन होता है वो। लेकिन मैं इसमें थोड़ा लेट हो गया था राइटिंग वगैरह वाले सेक्शन में, मेरे को 50-55 मिनट लग गए थे, बट आई रिकवर्ड वेरी क्विकली। एंड मैंने लिटरेचर में शायद 1 ही घंटा दिया होगा, नहीं 1 घंटा 20 मिनट दिए थे प्रॉपर, लीविंग बिहाइंड 50 मिनट्स फॉर माई अनसीन पैसेजेस। इसमें भी मैंने पहले सेकंड वाला अटैम्प्ट किया था, इजी सा था, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। एंड देन फर्स्ट वाला चैप्टर, मतलब फर्स्ट वाला ये अनसीन पैसेज बहुत अच्छा था। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू रीड इट, बिकॉज ये बहुत फिलोसॉफिकल था एंड मेरे को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अब जब मैं सेकंड वाला पढ़ा था ना, तो मेरे को पता चला था कि यहाँ पे भी रोड सेफ्टी वगैरह का, और जो पीछे जो हमारा क्वेश्चन था ना लेटर टू एडिटर, उसमें भी रोड सेफ्टी थी। मैं यहाँ से लिख सकता था, बट लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ। अब मेरा पूरा पेपर 15 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 15 मिनट बचे थे उससे पहले हो गया था। सो आई स्टार्टेड अंडरलाइनिंग देम एंड मैंने पूरा पेपर अंडरलाइन मार दिया था जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। मैं शायद केस स्टडीज़ मतलब कि मैं अपने अनसीन पैसेजेस और प्रोज या इनमें नहीं कर पाया मैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह चुका था। एंड में जाते जाते बहुत ज़्यादा वो हो गया था स्पीड वाला प्रोसेस। एंड दैट्स हाउ माई इंग्लिश पेपर वेंट। बैकग्राउंड म्यूज़िक प्लीज़ इग्नोर करना कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार। तो दैट्स इट। अब ये मेरा आखिरी पेपर था स्कूल लाइफ में। अब शायद मेरे को दोबारा नहीं देना पड़ेगा, मतलब अब वो इम्प्रूवमेंट वगैरह के चक्कर तो देखो मेरे को काटने पड़ेंगे। अब थोड़ी रियलिटीज़ की बात कर लेते हैं। रियलिटी मतलब चलो या फिर इसको अगली वीडियो में ही कवर करते हैं हम, जिसमें मैं अपने प्लान्स बताऊंगा, मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं क्या क्या नहीं करने वाला हूँ। इसको यहीं तक लिमिट करते हैं हम। ये हमारा लास्ट बोर्ड था एंड अब इसके बाद में मेरे पास में काफ़ी कुछ है टू शोकेस, टू एक्चुअली ग्राइंड ऑन, एंड आई विल बी डूइंग इट। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।